गुड इवनिंग। न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। एक्चुअल में दो पार्ट में ये आता है चैप्टर इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, दो पार्ट में आता है। तो पहले हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं और इसमें एक टर्म आ रहा है इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले इस इक्विलिब्रियम को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत जगह आपने ये टर्म सुना होगा, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब आपके वेरिएबल होते हैं जो सिस्टम के, वो चेंज नहीं होते हैं टाइम के साथ। नॉर्मल, ये हर जगह एप्लीकेबल, चाहे आप फिजिक्स की बात कीजिए चाहे आप केमिस्ट्री की बात। तो पहले इक्विलिब्रियम समझते हैं। इक्विलिब्रियम मैंने आपसे क्या कहा, आपके सिस्टम के जो वेरिएबल्स हैं अगर टाइम के साथ वो चेंज ना हो, मतलब वो कांस्टेंट हो जाए। बोले सर ये क्या मतलब है, वेरिएबल भी कह रहे हैं और कांस्टेंट भी कह रहे हैं। अच्छा जरा इसको समझिए। मान लीजिए आपकी कार चल रही, ठीक है, आपकी कार रेस पे थी, आपने उसे एक्सेलरेट किया, कार की स्पीड बढ़ने लग गई। तो स्पीड क्या हो गई, वेरिएबल। अब आपकी स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर पे जाके फिक्स हो गई। वो ना तो उससे ऊपर जा रही है ना उससे नीचे आ रही है। तो स्पीड आपकी वेरिएबल थी जो कांस्टेंट हो चुकी है। बात समझ में आई। इसका मतलब आपकी कार अब इक्विलिब्रियम पे है। ये तो हमने जनरल कहानी समझी, एक प्रैक्टिकल चीज समझने के लिए। ठीक है, एक और तरह से इसको देखने की कोशिश करते हैं। ओके, मैंने आपको एक कंटेनर दिखाया हुआ है। इस कंटेनर में दो टैप हैं, एक ऊपर लगा हुआ है और एक कंटेनर में लगा हुआ है। ठीक है, अब जरा सी यहां समझिएगा। मैंने आपसे कहा कि ये जो मेरी हाइट है ये टाइम के साथ चेंज होगी। वाटर लेवल जिसे आप कहते हैं, हाइट ऑफ वाटर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, हाइट ऑफ वाटर मेरा वेरिएबल है। ठीक है, ये मेरा जो सिस्टम है, जो सिस्टम मैंने आपको सामने दिखा रखा है, कंटेनर, कंटेनर में वाटर, वाटर के ऊपर टैप, वाटर के नीचे टैप। तो ये हमारा सिस्टम बना और सिस्टम में हमारे पास एक इसमें इनलेट है और एक हमारा आउटलेट है। ऐसे ही टर्म यूज करते हैं आप लोग, इनलेट और आउटलेट। बहुत बढ़िया। आपने क्या किया, दोनों टैप को ओपन कर दिया। हाँ, तो क्या होगा, डिपेंड करेगा, बिल्कुल सही बात है आपकी, डिपेंड करेगा कि सर ज्यादा रेट पे एग्जिट कर रहा है या ज्यादा रेट पे एंटर कर रहा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जितना वाटर एक सेकंड में अंदर आ रहा है उतना ही वाटर एक सेकंड में बाहर चला जाए। अगर ऐसा सिचुएशन आ गई तो आप कहेंगे हमारी जो हाइट है वो कांस्टेंट हो जाएगी। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। समझ में आया। मैंने आपसे कहा जितना पानी अंदर आया उतना पानी बाहर निकल गया सेम टाइम इंटरवल में। ओके, तो आप कह सकते हैं रेट इन इज इक्वल टू रेट आउट। फाइन, ये आपका हो गया इक्विलिब्रियम। क्यों? बिकॉज हमारा जो वेरिएबल था, जिसे हमने यहां पे वेरिएबल माना, वो हाइट ऑफ वाटर थी और हाइट ऑफ वाटर हमारी फिक्स हो गई। अब बेटा आपके पास दो केसेस हो सकते हैं इस हाइट को फिक्स करने का। ठीक है, हाँ देखिए, टू केसेस कौन से हैं यार। एक केस तो ये है, दोनों नलों को बंद कर दो, इनलेट और आउटलेट दोनों को बंद कर दो। बड़े मजे से कहा आपने सर, अब आप चेंज करके दिखा दो। हाँ, यहाँ पे ये अज्यूम कर रहे हैं कि कुछ इवेपोरेशन नहीं हो रहा है, तो बोले हाइट जो है वो फिक्स हो गई। बात समझ में आई। तो आप में से कोई ये कह सकता है सर आर इन इज इक्वल टू आर आउट इज इक्वल टू 0 जब हमारा हो जाएगा तब भी ये हाइट हमारी कांस्टेंट होगी, और बिल्कुल आपको ये कंडीशन आपकी इक्विलिब्रियम कहलाएगी। लेकिन ये इक्विलिब्रियम आपका होगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम, सब कुछ रुक गया है। फाइन, ओके, ये तो हमारा केस 1 हो गया। दूसरा केस हम आपसे कह रहे हैं
आर इन इज इक्वल टू आर आउट तो है, लेकिन ये जीरो ना हो। कुछ बात समझ में आई? दोनों टैप अब हमारे ओपन हैं, ये क्लोज नहीं है। बस ये है कि 1 मिनट में अगर 1 लीटर पानी आ रहा है तो दूसरे वाले से 1 मिनट में 1 लीटर निकल जा रहा है बाहर। तो इसको भी आप इक्विलिब्रियम कहेंगे, और इस इक्विलिब्रियम को कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि चीजें चल रही हैं। हाँ, बड़ा सिंपल सा काम है। चलना मतलब डायनेमिक, रुकना मतलब स्टैटिक। अब सब कुछ रोक दिया आपने, नल बंद कर दी, तो ये आपका स्टैटिक और डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो गया। बात समझ में आई? तो बेटा हमें इक्विलिब्रियम समझ में आ गया। इक्विलिब्रियम हमने जो है एक नॉर्मल डेली लाइफ के एग्जांपल से इसको समझा है। अब हम जरा बात करेंगे, जो चैप्टर हमें पढ़ना है दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो भाई केमिकल इक्विलिब्रियम की जब बात करेंगे तो कुछ रिएक्शन वगैरह हो रही होगी, केमिस्ट्री है तो रिएक्शन के बिना तो बात ही नहीं होगी। तो केमिस्ट्री में क्या होता है कि आपके पास रिएक्टेंट्स होते हैं, और रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके आपको प्रोडक्ट बना के दे देते हैं। तो आप इस तरह से अपनी कोई रिएक्शन लिखा करते थे। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने कहा सर A प्लस बी आपको C प्लस डी दे देते हैं, तो A और B आपके रिएक्टेंट हो गए और C और D आपके प्रोडक्ट हो गए। ठीक, अच्छा जी, अब देखिए आपने कहा सर जिस समय ये रिएक्शन स्टार्ट हुई थी उस समय सपोज आपके पास X मोल A के थे और Y मोल B के थे। कुछ मान लिया आपने, एक एग्जाम्पशन ले लिया है, और C और D इनिशियली हमने एज्यूम कर लिया 0 0। अब ये सारी बातें हम मोल कॉन्सेप्ट में कर चुके हैं कि कंपल्शन नहीं है कि वो 0 0 हो, उनका कुछ वैल्यू पहले से हो भी सकती। बट अभी हमने मान लिया कि इनिशियली हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं थे, हमने रिएक्शन स्टार्ट की। स्टार्टिंग में हमारे पास A के X मोल और B के Y मोल थे। चलिए जी, कुछ टाइम बाद आपने कहा एट टाइम T ग्रेटर देन 0 ऑब्वियसली, ये मान लीजिए आपके पास X डैश हो गए, ये आपके पास Y डैश हो गए। ठीक है, हाँ, और C और D भी कुछ बन गए होंगे, तो अभी मैं इसको C डैश और D डैश कह देता हूं। ये नंबर है कुछ मोल्स। ठीक है, इतने मोल बन गए। तो अब आपसे पूछा गया भाई वेरिएबल क्या है, जल्दी से मुझे बताइए वेरिएबल क्या है। आपने कहा सर इसमें क्या मुश्किल है, एक्स डैश वाई डैश सी डैश डी डैश सब वेरिएबल हैं। तो जनरली जब हम केमिस्ट्री में बात करते हैं तो आपने पढ़ा था कंसेंट्रेशन टर्म, याद है? मोल कॉन्सेप्ट में कंसेंट्रेशन टर्म पढ़ी थी, मोलैरिटी, मोलैलिटी। तो आप वेरिएबल को डिफाइन करते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, इसको आप अच्छा थोड़ी सी इसमें कैलकुलस डालें। हाँ, तो इसको आप लिख सकते हैं डी ए बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अच्छा इसको हो कंसेंट्रेशन ऑफ ए नहीं, इसको रेट ऑफ ए लिख दीजिए, रेट ऑफ ए। हाँ, रेट ऑफ ए। ओके, अब आपने कहा सर बी भी तो चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ बी क्या हो जाएगा, डी बी बाई डी टी। कैलकुलस आने लग गई, देखिए। अच्छा जी, रेट ऑफ सी, यहां पे मैं अमाउंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आपने कहा सर डी सी बाई डी टी, और इसी तरह से एक और आपके पास है रेट ऑफ डी, को आप लिख सकते हैं डी डी बाई डी टी। इसमें कोई डाउट नहीं होगा मुझे लगता है। ठीक है, तो आप हर एक के रेट निकाल सकते हैं। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, हम ऊपर से पढ़ते आए हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि ये जो हमारा रेट है ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। बिल्कुल सही बात, वो चेंज ही ना हो। और अगर ए कांस्टेंट हो गया या बी कांस्टेंट हो गया, सी कांस्टेंट हो गया, डी कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आएगा। तो रेट क्या हो गया, 0। तो इक्विलिब्रियम मींस concentration of A, B, C
एंड डी कांस्टेंट एंड नॉट चेंजिंग विथ टाइम। ये बात समझ में आई भाई? ए बी सी डी आपने कहा इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम का मतलब ए बी सी डी का कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, यानी इन सब की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? 0। हाँ या ना? अच्छा, अब इसमें भी आप एक बात कह सकते हैं, आप कहें सर अगर हमारी रिएक्शन स्टार्ट ही ना हो। हाँ जी, आपने रिएक्शन स्टार्ट ही ना की, यहीं पे आप रुके हुए हैं, यहां पे आपने सब कुछ रोक दिया, जाम कर दिया, तो क्या होगा? आप कहोगे सर ए एक्स है, बी वाई है, सी 0 है, डी 0 है, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हो रही है, तो सब कुछ इक्विलिब्रियम में है। बात आपकी सही है, लेकिन हमें इस समय ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात नहीं करनी। ठीक, अच्छा, इसी को कोई दूसरे ढंग से भी कह सकता है, सर सारे के सारे ना रिएक्ट कर गए, तो मान लीजिए ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ पे कुछ सी डबल डैश बन गया, यहाँ पे डी डबल डैश बन गया। बोलो सर जितने रिएक्टेंट थे उन्होंने प्रोडक्ट बना दिया, अभी भी इक्विलिब्रियम आ गया। बिल्कुल सही बात, कोई बुराई नहीं, बिल्कुल इक्विलिब्रियम है, लेकिन कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टैटिक। और हम किसकी बात कर रहे हैं? डायनेमिक। हमें चाहिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम जब सारी चीजें चल रही हो। यहां तो रुक गई, रिएक्शन रुक गई, आप ही ने कहा रिएक्शन रुक गई, तो ये वाली नहीं चाहिए। हाँ, चीजें कांस्टेंट हो जानी है, अब वो कैसे होंगी वही समझना है। ठीक, ओके, तो आप यहां पे लिख सकते हैं वी आर इंटरेस्टेड इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है? हाँ, तो नॉट स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग, इस टाइम वाले की इक्विलिब्रियम की हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि वहां पे भी आपका रेट जो है वो चेंज नहीं होगा, जो जैसा था वो वैसा हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी है या इनिशिएट ही नहीं हुई है। तो इन दोनों केसेस को नहीं, बीच में कभी ऐसा होना चाहिए कि एक बी सी डी सब कांस्टेंट आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब यह हुआ कि ए एंड बी शुड बी प्रोड्यूस्ड, A and B should be produced by reversible reaction, तभी तो ऐसा होगा। हाँ, वन वे नहीं होनी चाहिए। अगर वन वे रिएक्शन है, ए बी सी और डी दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, इसका मतलब आपने कहा सर ए और बी ये इन्होंने दिया सी प्लस डी, लेकिन साथ में रिवर्सिबल रिएक्शन सबने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, बोले सी और डी ने वापस ए और बी दे दिया। बोले हाँ सर, इसका मतलब सी और डी किसकी तरह बिहेव कर रहे थे? रिएक्टेंट की तरह। अब तो और कंफ्यूजन हो गया। बोले सर रिएक्टेंट कौन और प्रोडक्ट कौन ये पता नहीं चल रहा। क्वेश्चन आया कि भाई रिएक्टेंट कौन? बोले सर कोई भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो अब यहां पर जरा समझते हैं, अगर आपने ये रिएक्शन लिखी हुई है तो रिएक्टेंट हमेशा यही होंगे बेटा, और ये हमेशा प्रोडक्ट कहलाएंगे जो राइट हैंड साइड में लिखे होंगे, हमेशा ध्यान रखना। रिवर्सिबल रिएक्शन है तो एक रिएक्शन आपकी, हाँ सबने पढ़ा हुआ है, ये फॉरवर्ड होगी और एक रिएक्शन बैकवर्ड होगी। बैकवर्ड के रिएक्टेंट सी एंड डी है, लेकिन हम उन्हें कहेंगे कि वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना रहे। हाँ, अगर आपने रिएक्शन कोई भी लिख दी अपनी इस तरह से, तो जो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा वो हमेशा ऑलवेज रिएक्टेंट होगा और राइट हैंड साइड पे ऑलवेज प्रोडक्ट कहेंगे। कुछ बात समझ में आई? चलिए, तो कुछ पॉइंट्स हैं, इनको भी देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं केमिकल रिएक्शंस की, हाँ क्लास 9 10th में आपने ये सब चीजें पढ़ी हैं। तो केमिकल रिएक्शंस आपकी दो तरह की होंगी,
एक आपकी हो जाएगी इररिवर्सिबल और दूसरी आपकी होगी रिवर्सिबल। जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए या इसी तरह से टेबल बना लीजिए। हाँ, इररिवर्सिबल और रिवर्सिबल दो टाइप की रिएक्शन आपकी होंगी। तो अगर हम सिंपल वे में लिखना चाहें तो इररिवर्सिबल रिएक्शन विच प्रोसीड इन वन डायरेक्शन, सिंपल वे में लिखिए विच प्रोसीड्स इन वन डायरेक्शन। अब इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये आप सबको पता भी होगा। हाँ, सब 10th पढ़ के आए हैं। ओके, तो एक्चुअल में आप कह सकते हैं कि भाई ये रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ठीक, रिवर्सिबल क्या हो जाएगी? विच प्रोसीड्स इन बोथ डायरेक्शन, विच प्रोसीड्स इन बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स। ठीक है, तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोथ, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में ये रिएक्शन चलेगी। ओके, और क्या कह सकते हैं? इररिवर्सिबल रिएक्शन में सारे के सारे रिएक्टेंट्स हाँ कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में। तो फाइनली आपके पास, अच्छा ऐसा हो सकता है, ये हमने बात की थी कि कोई लिमिटिंग हो तो रिएक्टेंट थोड़ा बच जाएगा, बट उसका कंसेंट्रेशन फिर चेंज नहीं होगा। तो अगर आपने फिक्स अमाउंट लिया है जितना जिसके साथ रिएक्ट करता है, तो वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो गए होंगे प्रोडक्ट में। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं? रिएक्टेंट्स आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, ये इरिवर्सिबल की बात हो गई। और जब आप बात करते हैं किसकी? रिवर्सिबल की, तो यहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों रिएक्ट कर रहे हो। तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बोथ रिएक्ट। ठीक है, तो फॉरवर्ड भी चल रही है, बैकवर्ड भी चल रही है। ओके, बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें भी कुछ समझाने वाला नहीं है। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन है वो कभी भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम उसमें नहीं आएगा। नो डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये आप ऐसे भी कह सकते हैं डू नॉट अटेन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बट आपकी जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगी। एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जब इसमें इक्विलिब्रियम बन चुका होगा और उसके बाद आपका कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब ये आप पहले से जानते हैं कि जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन है, तो आप इसको इस वे में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो। और रिवर्सिबल रिएक्शन को फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में हाफ एरो बना के दिखाते हैं आप। ओके, तो एक दो एग्जांपल देख लें। हाँ, बड़े सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए आपके पास CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और आपने इसको गर्म कर दिया, तो इसने आपको दिया CaO प्लस CO2, ये आपकी गैस, और CO आपका सॉलिड। ये इक्वेशन सबने क्लास 10th में की होगी, है ना? अच्छा, अब अगर ये रिएक्शन हमने खुले में करा दी, खुले में मतलब ओपन कंटेनर में, तो क्या होगा? आपकी ये CO2 यहां से निकल लेगी और उसके बाद रिएक्शन आपकी केवल वन वे होगी, क्योंकि CO2 तो उड़ गई। अब वो CO के साथ रिएक्ट कैसे करेगी? तो अगर आपने इसे ओपन कंटेनर में करा दिया तो क्या होगा? ये रिएक्शन आपकी इररिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। तो आज के बाद याद रखिएगा, रिएक्शन इन ओपन वेसल, और गैसियस कंटेंट अगर है, गैसियस फेज अगर है, तो वो तो उड़ जाएगा, वो ओपन कंटेनर में रुकेगा नहीं। तो वो रिएक्शन आपकी
इररिवर्सिबल होगी। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं गैसियस फेज, गैसियस फेज होना चाहिए, लिक्विड लिक्विड ना हो। लिक्विड लिक्विड तो ओपन कंटेनर में भी हो जाएगा, समझ में आया? अच्छा जी, दूसरा आपने कहा CaCO3 gives you CaO plus CO2, ये गैस है, ये सॉलिड है, लेकिन अब जरा समझिएगा, आपने इसे क्लोज कंटेनर में कर दिया, डब्बा मैंने बंद कर दिया, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं क्लोज कंटेनर। अब क्या होगा? अब बेटा अगर ये CaCO3 डिकम्पोज हो रहा है CaO और CO2 में, तो CO2 और CaO मिलके CaCO3 भी बना रहे होंगे। तो ये आपकी हो गई रिवर्सिबल रिएक्शन। दोनों एग्जांपल समझ में आए? एक ही रिएक्शन है अगर CO2 उड़ा दी। अच्छा एक और देख लो, एक और देख लो। मान लो आपके पास NH4HS, ठीक है? हाँ, अच्छा मैं इसको रिवर्सिबल लिख देता हूं पहले। अब मैंने लिखा NH3 गैस प्लस H2 गैस, ये ऐसे बेटा। हाँ, ठीक है, कुछ समझ आया? अगर ये आपने कराई ओपन कंटेनर में, तो ये आपकी जो बैकवर्ड रिएक्शन है ये होगी ही नहीं, क्योंकि आपकी तो अमोनिया और H2S तो निकल लिए। लेकिन जैसे ही आपने इसको क्लोज कंटेनर में किया तो रिवर्सिबल हो जाएगी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों होंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओपन कंटेनर में अगर गैसियस फेज में कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं, तो फिर आपको इरिवर्सिबल रिएक्शन ही मिलेगी, रिवर्सिबल नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको उसे क्लोज कंटेनर में कराना। अच्छा, और एक और चीज देखते हैं। 10th में आपने एक टर्म पढ़ा था प्रेसिपिटेशन, ठीक? अगर किसी भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन गया तो वो रिएक्शन इरिवर्सिबल, ठीक है? चाहे तो लिख लीजिए precipitation reactions are irreversible। तो इसका कोई एग्जांपल, NaCl एक्वस आपने लिया प्लस AgNO3 और इसने आपको दिया NaNO3 और साथ में AgCl। मैं वही एग्जांपल्स ले रहा हूं जो क्लास 10th में आपने पढ़े हुए हैं, अभी मैं ज्यादा उस पर आगे नहीं जा रहा, ठीक है? हाँ जी, ये रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी होती हैं। अच्छा एक ना आपने क्लास 10th में और पढ़ी होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, याद है? कहां पढ़ी थी? एसिड बेस में। हाँ, तो लिख लीजिएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये सब इंट्रोडक्शन आपका हो चुका होगा 10th में, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ऑल्दो हम इसको डिटेल में अभी यहाँ सब चीजें पढ़ेंगे। तो HCl आपके पास एक्वस स्टेट में, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, साथ में आपने NaOH ले लिया एक्वस स्टेट में, ये भी है आपका एक्वस, जानते हैं ना, पानी मिला हुआ है, ओके। तो HCl और NaOH दोनों आपके स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हैं, इनको आपने रिएक्ट कराया तो आपका बना NaCl प्लस H2O, ओके, एक्वस लिख दीजिए चाहे तो, पानी है दिख ही रहा है वैसे तो, क्लियर? ना भी लगाओ तब भी पता रहता है कि भाई ये एक्वस है, तो एक्वस में तो पानी होगा ही होगा। तो ये रिएक्शन भी आपकी इरिवर्सिबल होगी, ध्यान रखिएगा आज के बाद। जब भी आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराएंगे, तो जो सॉल्ट और वाटर बनेगा वो वापस एसिड और बेस नहीं बनाएगा। हाँ, लेकिन बाकी में देखेंगे आगे आगे, यही चैप्टर इस चैप्टर में पढ़ना है। तो मेरे ख्याल से रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो एक चीज का ध्यान रखना है, शुरुआत में तो हम गैसियस फेज की ही बात करेंगे,
जितने एग्जाम्पल लेंगे वो गैस के ही टर्म्स में लेंगे, और उनको हम, अगर मैं आपसे ना भी कहूं तो भी आप ये मान के चलिएगा कि अगर मैंने वो रिएक्शन इरिवर्सिबल लिखी हुई है यानी वो क्लोज कंटेनर में है, बिना उसके तो वो इरिवर्सिबल हो जाएगी। तो रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब क्लोज कंटेनर। ठीक है, मेंशन ना किया हो तब भी ये एज्यूम कर लेना। हाँ, मेंशन कर दिया तो फिर तो आपको पता ही चल जाएगा कि रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम state can only be achieved in reversible reaction। तो अगर हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो भाई हमारी सारी की सारी रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, रिवर्सिबल। तो भाई एक जनरल इक्वेशन बना लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा a प्लस बी, और यहां मैंने आपको दिखाया c प्लस डी, कुछ भी हो सकता है, आगे इसको देखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगी, आपके पास बैकवर्ड रिएक्शन भी होगी। ए और बी को आप हमेशा कहेंगे रिएक्टेंट्स, और सी और डी को आप कहेंगे प्रोडक्ट्स। ठीक है, अच्छा, आप में से कोई अगर कहे सर हमने इसको रिवर्स कर दिया, सी प्लस डी गिव्स यू ए प्लस बी, कोई बात तो फर्क नहीं है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, लेकिन 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 यहां पर आपके रिएक्टेंट्स C प्लस डी होंगे और A प्लस बी या A एंड B आपके प्रोडक्ट्स होंगे, ये फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, हाँ, आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन चेंज हो चुकी है। क्लियर? अब बेटा हेडिंग डालिएगा लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन बड़ी सिंपल सी चीज है कि रेट एट विच substance react, rate at which substance react is proportional to active mass of substance, active mass of substance। तो यहां पर एक नया टर्म आ गया, बोले सर ये मास तो सुना था, ये एक्टिव मास क्या हो गया? तो एक्टिव मास जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वो चीज आपको और क्लियरिटी होती जाएगी, बट अभी आपको एक्टिव मास को अभी जो समझना है, या मैक्सिमम केसेस में यही आएगा। एक्टिव मास आप सिंपली कह सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, मोलैरिटी जो थी तो वही आपका एक्टिव मास हो जाएगा। कुछ केसेस में नहीं होता, वो जब आएंगे तब देख लेंगे, बट अभी तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन में इससे काम चलेगा। तो आपका एक्टिव मास जो है वो मोलर कंसंट्रेशन, और मोलर कंसंट्रेशन आपको पता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, याद है ना मोलैरिटी का फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्वेंट नहीं है, बस बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये सारी चीजें मूल कॉन्सेप्ट में हो चुके हैं। ठीक, अच्छा, अब क्या है कि जनरली जब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं ना, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, रिप्रेजेंटेड बाय, इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ ए, स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में बी लिख दिया तो वो कंसंट्रेशन ऑफ बी हो गया। फाइन, चलिए, तो एक सिंपल सी एक रिएक्शन देख रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई एक रिएक्टेंट है ए, और इसने मुझे कोई प्रोडक्ट दिया। ठीक है, और ये मैंने आपसे कहा आर एफ, ये क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो यहां पर
आर एफ को आप क्या लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए, डी ए बाई डी टी, ठीक है ना? हाँ, और ये प्रोपोर्शनल किसके है? कंसेंट्रेशन ऑफ ए के। ये है आपका जो हमने आपको ये लॉ ऑफ मास एक्शन बताया, समझ में आया? तो डी ए बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू ए। अच्छा, किसी ने कहा नहीं सर, अगर हमारे पास मान लीजिए 2 मोल हमने ले ली, रिएक्शन हमारी ऐसे ली हुई है, तो अभी मोल से मतलब नहीं है, आपने रिएक्शन क्या लिखी हुई है वो देखना है, ठीक है? ओके, इसको मैं थोड़ा डिफरेंट लिख दूं, आर एफ रेड कलर से लिख दिया। हाँ, अच्छा अब जरा देखें, यहां पे मेरे पास मैं ये कह सकता हूं ए प्लस ए है, ये मुझे प्रोडक्ट दे रहे हैं, है तो बिल्कुल ऊपर वाली रिएक्शन जैसी, बिल्कुल वही लग रहा है, बट ए प्लस ए है। तो यहां पे जो मेरा आर एफ है या रेट है वो क्या हो जाएगा? डी ए बाई डी टी। ये प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटा? कंसेंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ ए। अरे ए 2 जगह आ रहा है ना, तो इसे मैं क्या कह सकता हूं? कंसेंट्रेशन ऑफ ए होल स्क्वायर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, और आसानी के लिए चलिए ये इसको ऐसे लिख देते हैं, ए ए प्लस बी बी, इन्होंने आपको सी प्लस डी दिया। अभी मैं केवल फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूं, तो मैं रेट भी वही निकाल रहा हूं, आर एफ, ठीक। तो आर एफ क्या हो जाएगा? अब ए और बी दोनों है, तो मैं कहूंगा आर एफ इज प्रोपोर्शनल टू, आर एफ इज फॉरवर्ड रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए इसकी पावर स्मॉल ए। अभी देखिए ऊपर 2 था तो स्क्वायर आ गया था, ओके वेरी गुड। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो पावर में चले जाएंगे, ठीक। ओके, तो यहां से मैं लिख सकता हूं आर एफ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के, कंसेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए, कंसेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी, और ये जो के है इसे हम कहते हैं रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। और रिएक्शन जो है ये फॉरवर्ड है, तो रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी आप कह सकते हैं, बट जो भी रिएक्शन आपने लिखी है उसका रेट कांस्टेंट हो गया। अब बेटा अगर मैं आपसे बिल्कुल इसी तरह से एक रिएक्शन लिख लेते हैं, जस्ट अ मोमेंट, हाँ, ए प्लस बी बी, और रिवर्सिबल रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने 1D वाली तो देख ली, 1D मतलब वन डायरेक्शनल, सी सी प्लस डी डी, इस तरह से लिख दिया। ये कुछ भी हो सकते हैं, ABCD 1 2 3 कुछ भी वैल्यू हो सकती है, फाइन। तो अब यहां पर एक आपको पता है फॉरवर्ड रिएक्शन है, एक आपको पता है बैकवर्ड रिएक्शन है। मैं बार बार फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं लिख रहा हूं, मैंने एफ और बी लिख दिया। अब अगर मैं आपसे कहूं जल्दी से मुझे बता दीजिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या आएगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड, तो आप क्या कहेंगे? सर एक कांस्टेंट के, अब के 2 जगह लिखना है तो इसको भी मैं लिख दे रहा हूं के एफ। ये कांस्टेंट किसका है? फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट, ठीक है। कंसेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए, कंसेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। कुछ बात समझ में आई? अभी थोड़ी देर पहले हमने ये रिएक्शन लिखी थी वन वे वाली, तो आधी रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है उसके लिए ये लिख सकता हूं। अब मैंने आपसे कहा कि बिल्कुल इसी तरह से मैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिखता हूं, तो बैकवर्ड रिएक्शन में मैं ये लिख सकता हूं के बी। बैकवर्ड रिएक्शन कौन कंट्रोल करेगा? कंसेंट्रेशन ऑफ सी एंड डी, तो आप कहेंगे कंसेंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी, कंसेंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डी। कुछ बात समझ में आई? बिल्कुल। अब ये डिफाइन कर दिया गया एट इक्विलिब्रियम, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है भाई, रिवर्सिबल है तो इक्विलिब्रियम आएगा,
और इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, दोनों के रेट बराबर हो गए होंगे, आर एफ इज इक्वल टू आर बी। जिस रेट पे ए बी रिएक्ट करके सी डी बना रहे होंगे, उसी रेट पे सी डी वापस रिएक्ट करके ए बी बना रहे होंगे, तभी तो ए का, बी का कंसेंट्रेशन, सी का कंसेंट्रेशन, डी का कंसेंट्रेशन सब फिक्स हो जाएगा। जैसा हमने वो शुरुआत में देखा था कि हमने एक नल नीचे खोला था और एक ऊपर, एक इनलेट था एक आउटलेट था, समझ में आया? अच्छा जी, तो इस मैथमेटिकल इक्वेशन जो हमने ऊपर लिखी हुई है, इसको जरा हम इक्वेट कर दें कुछ इस तरह से। हाँ जी, के एफ मतलब फॉरवर्ड है और के बी मतलब बैकवर्ड है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये टर्म अलग अलग बुक्स में अलग अलग हो सकते हैं। अब जरा सी एक चीज और यहां पे मैं मेंशन कर दूं, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया इसलिए मैं यहां पर इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन लिख दे रहा हूं। ये कंसेंट्रेशन किस टाइम का, ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होगा, ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होगा, ये इक्विलिब्रियम में इतना इतना कंसेंट्रेशन, ठीक है? ओके, यहां से अगर आप देखें बेटा तो के एफ बाई के बी जो है वो क्या आ जाएगा, बस सारा खेल इसी का है। पहले तो इसी को समझिए कि ये आया कैसे, हाँ बस ये प्रैक्टिस करनी है इसकी। अब अभी शुरू में हम इतना लंबा चौड़ा लिख रहे हैं, बाद में हम सीधे कंसेंट्रेशन लिख रहे होंगे, हमें पता होगा कि भाई ये हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, ठीक है? और ये जो के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड है, इसे हम एक नाम से जानेंगे आज के बाद, के सी। Kc is a constant known as, कई बार इक्विलिब्रियम भी लिखा होगा, known as इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in terms of concentration, in terms of concentration, ठीक है? तो भाई हमने क्या कहा, हमने कहा अगर हमारी कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उस रिवर्सिबल रिएक्शन में एक फॉरवर्ड रेट होगा, एक बैकवर्ड रेट होगा, जिस रेट पे रिएक्शन आगे जा रही है और जिस रेट पे रिएक्शन पीछे आ रही है। जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो ये दोनों रेट इक्वेट कर देंगे, ठीक है? अच्छा, लॉ ऑफ, हाँ जी क्या लॉ लिखाया था, लॉ ऑफ मास एक्शन, यही लिखाया था, पढ़िए पढ़िए, सीखिए बेटा, नाम सीखिए, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये जो हमने आपसे कहा ये क्या है, इसने कहा कि कोई भी जो रेट होता है वो कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जब आप फॉरवर्ड की बात करेंगे तो फॉरवर्ड में रिएक्टेंट जो है उनके रेट के प्रोपोर्शनल है, ठीक है? तो रिएक्टेंट में ए आया, बी आया, तो कंसेंट्रेशन ऑफ ए, कंसेंट्रेशन ऑफ बी, साथ में जो कोफिशिएंट है उसके सामने स्मॉल ए और स्मॉल बी, उसको पावर में लेना ना भूलें, ठीक है? अच्छा जी, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इस केसी की कुछ यूनिट होगी, यूनिट ऑफ केसी, हाँ जी देखिए, कंसेंट्रेशन की यूनिट हमने आपसे कहा था मोल पर लीटर, तो आप कह सकते हैं मोल पर लीटर टू द पावर सी, मोल पर लीटर टू द पावर डी, डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर टू द पावर ए, मोल पर लीटर टू द पावर बी। क्या ये लिख सकता हूं? ओके, अब इतना लंबा चौड़ा बार बार कौन लिखे, तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि सर इसकी सिंपल सी यूनिट होती है मोल पर लीटर टू द पावर डेल्टा एन। यहां पर डेल्टा एन जो है वो क्या हो गया, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। कुछ बात समझ में आई?
सी और डी क्या है? हाँ, जो आपकी इक्वेशन लिखी हुई थी उसमें सी और डी आपके प्रोडक्ट थे, उसके सामने जो कोफिशिएंट लिखे हुए थे स्मॉल सी और स्मॉल डी। तो बेसिकली ये सम ऑफ मोल्स टाइप कह सकते हैं आप इन्हें। हाँ, बैलेंस्ड इक्वेशन में जो मोल्स आएंगे आपके, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल। तो इसे नोट कीजिए, फिर आगे बात करें। आप में से कितने लोगों ने ये सिचुएशन देखी हुई है? और ये भी एक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। वो बात अलग है कि यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम आप नहीं कहेंगे। हाँ, ये सबने देखा है। होता क्या है, आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने वाटर लिया। ओके, अब ये वाटर, दो टर्म थे बेटा, हमने क्लास 9th और 10th में शायद ये पढ़े थे। एक तो बॉइलिंग पढ़ा था, हाँ, एक इवेपोरेशन पढ़ा था, याद है? थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं पहले, इवेपोरेशन और बॉइलिंग, क्योंकि अगर यही समझ में नहीं आया तो आगे की चीजें और समझ में नहीं आनी। तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग। अच्छा, आपने देखा होगा कि वाटर है, तो वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है बेटा? 100 डिग्री सी। ओके, 100 डिग्री सी। हाँ, ये आप नॉर्मल प्रेशर पे कहते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है 1 atm पे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर आप ये सोचिए कि आपके लेक जो है ना, गर्मियों में पूरी तरह से सूख जाते हैं जी। कई जगह आपने देखा ऐसा होता है ना? तो वहां पर क्या उन लेक का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है? नहीं होता। ठीक, तो इवेपोरेशन बेटा किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, और बॉइलिंग के लिए एक फिक्स टेम्परेचर होगा। इवेपोरेशन जो है वो सरफेस से होता है, और बॉइलिंग ये देखिए पूरी जगह दिखा रखा है, ये डॉट दिख रहे हैं आपको, बबल्स बनते हैं हर जगह से, तो पूरे कंटेनर में होगा। बात समझ में आई? हाँ, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इवेपोरेशन का रेट, आपने बिल्कुल सही बोला था कि इवेपोरेशन का रेट जो है वो काफी कम होगा इन कंपैरिजन टू बॉइल। हाँ, बॉइलिंग वाला भी डिपेंड करेगा रेट जो है कि किस रेट पे आप हीट सप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल, तो मेन जो चीज है वो इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, जबकि बॉइलिंग आपकी एक फिक्स टेम्परेचर होगा फिक्स प्रेशर के लिए। ठीक है, अब देखिए, किसी भी टेम्परेचर टी पे, मान लीजिए रूम टेम्परेचर ही है। ओके, तो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पे आपके पास ओपन कंटेनर में एक लिक्विड था, और सबसे आसानी से जो हमें मिल रहा है हम वो वाटर ले रहे हैं, कम से कम हमारे यहाँ तो मिल ही रहा है अभी। तो ये हमने वाटर ले लिया ओपन सिस्टम में। ओपन सिस्टम में क्या होगा, इवेपोरेट होगा या निकल जाएगा। लेकिन अब मैंने क्या किया, इस कंटेनर को मैंने बंद कर दिया, ढक्कन लगा दिया जी इस पे। ठीक है, क्लोज कर दिया, और जैसे ही मैंने इसे क्लोज किया, अब क्या हुआ, ये इवेपोरेट हुआ। मतलब यहां पर मेरे पास लिक्विड था, और यहां पर मेरे पास गैसियस स्टेट में भी कुछ मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है, हाँ, अब एनर्जी उन्होंने कहां से ली, अभी इस पे हम बहुत ज्यादा डिटेल पे नहीं जा रहे हैं, बट ठीक है, हमारे पास गैसियस स्टेट में भी है। और अब क्या होगा, ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं ये कंडेंस हो रहे होंगे, देखिए लिखा हुआ है यहाँ कंडेंसेशन, और इवेपोरेशन ऊपर दिखाया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। तो अगर आप इनको देखें तो ये पहले क्या होगा, पहले कोई भी गैस मॉलिक्यूल नहीं था, तो लिक्विड से गैस में कन्वर्जन चल रहा था। फिर जब धीरे धीरे गैसियस मॉलिक्यूल्स बढ़ने लगे, तो उन्होंने कंडेंस करना भी शुरू किया, और एक टाइम पे उनके बीच क्या बन गया, इक्विलिब्रियम। और इसी इक्विलिब्रियम को अब आप क्या कहेंगे, ये लिक्विड और गैस। हाँ बिल्कुल, H2O है,
H2O लिक्विड और H2O गैस, इनके बीच इक्विलिब्रियम बन गया। तो यहां कोई रिएक्शन नहीं हुई बेटा, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, इसे आप कहते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। बट हाँ, कॉन्सेप्ट वही लगेंगे जैसे हम पढ़ रहे हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने एक बॉटल में वाटर लिया था, वाटर से क्या हुआ, इवेपरेशन हुआ नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है। वो इवेपरेट होके, क्योंकि क्लोज था, आपने क्लोज किया हुआ था, उस पर कैप लगाया हुआ था, धीरे धीरे वो कंडेंस होने लग गया और कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। वहां पे वेपर स्टेट में भी है और लिक्विड स्टेट में भी है। H2O आपको दोनों स्टेट पे मिलता है। तो इस तरह के आपको लाइफ में बहुत सारे इक्विलिब्रियम देख सकते हैं। अब बेटा मैथमेटिकली अगर हम बात करें, जितनी चीजें हमने अभी तक पढ़ी, ठीक है, हाँ, मैथमेटिकली अगर हम देखें तो मान लीजिए मेरे पास कोई रिएक्शन मैंने ऐसे लिखी है, R gives you P। अब मैंने A प्लस बी की जगह R और P लिख दिया। R क्या है, मेरे रिएक्टेंट्स हैं, P क्या है, मेरे प्रोडक्ट हैं। तो पहली चीज जो मैंने पढ़ाई आपको, मैंने आपसे कहा dR/dt, ये 0 और dP/dt इज इक्वल टू 0 किस समय, जब आपका इक्विलिब्रियम होगा। तो आप चाहें तो यहां पे लिख लीजिए एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे एक चीज आपको पता है, आपसे इक्विलिब्रियम कहा गया तो आपने कहा सर dR/dt इज इक्वल टू 0 और dP/dt इज इक्वल टू 0। दूसरी चीज जो हमने पढ़ी, हमने आपसे कहा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। एक तो ये चीज आ गई, ठीक है। और थर्ड चीज को अगर हम यहीं पे लिखना चाहें, एक मेथड से हमने पहले लिखा हुआ था, एक मेथड से हम अब लिख रहे हैं। हमने लिखा के इक्विलिब्रियम इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बस इतनी सी बात हुई है आज हमारी, ठीक है। तो ये जो हमने के इक्विलिब्रियम लिखा, ये बेसिकली हमें बताता क्या है, ये बताता है कि जिस समय हमारा इक्विलिब्रियम आया, उस समय हमारे पास जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन था और जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था, उसका रेशियो कितना है, यही है के इक्विलिब्रियम। सो के इक्विलिब्रियम टेल्स अबाउट द रेशियो of concentration of product and concentration of reactants। कुछ बात समझ में आई? बिल्कुल बिल्कुल। अब एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट हमने आपको लिखाया कि इसको लिखिए, इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी अचीव, पहले लिख लीजिए फिर समझा रहा हूं, कैन बी अचीव्ड फ्रॉम एनी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन, ठीक है। हाँ, अब एग्जाम्पल हम कहीं से भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपको अभी जो एग्जाम्पल दिया था वाटर वाला, तो सपोज आपके पास वाटर है एक कंटेनर में और आपने इस कंटेनर को क्लोज कर दिया है। थोड़ी देर के बाद आपके पास गैसियस स्टेट में भी वाटर आ जाएगा और इनके बीच इक्विलिब्रियम बन गया होगा, ठीक है। दूसरा केस लेते हैं। अब आपके पास एक कंटेनर है जिसमें आपने स्टीम ली हुई है, केवल स्टीम है। बोले सर स्टीम कैसे लेंगे? अरे यार, इसको बॉईल कर दो, कन्वर्ट कर दो, जब तक ये सारी की सारी स्टीम में कन्वर्ट नहीं होती तब तक गर्म करते रहो इसको, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपके पास इनिशियली तो ये सिस्टम था, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद यहां पे आपका ये लिक्विड आ गया होगा। पहले ये लिक्विड, ठीक है,
तो फिर से इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया होगा। तो इक्विलिब्रियम तो मेंटेन होना है। आप अगर रिएक्शन में देखना चाहें तो आपने कहा सर हमने ए प्लस बी को रिएक्टेंट लिया था और हमारा सी प्लस डी बना, ये हमारी इक्विलिब्रियम की स्टेट आ गई। अच्छा, किसी ने सी प्लस डी ले लिया और यहां से रिएक्शन शुरू की, तो भी आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा। बस आपका जो के इक्विलिब्रियम होगा उसकी वैल्यू चेंज हो गई होगी, क्योंकि इन दोनों केसेस में हमने जो डिफाइन किया है, यहां पर ए को हमने रिएक्टेंट कहा, ए और बी को, और सी और डी को हमने प्रोडक्ट कहा। ठीक है, बात समझ में आई? इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। सी डी से शुरू किया तो इसको हम क्या कहेंगे? रिएक्टेंट, और इसको क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। बात समझ में आई? अच्छा, क्लास 10th में आपने एक टर्म और सुना होगा, कैटलिस्ट सुना था? तो कैटलिस्ट करता क्या था? कैटलिस्ट आपके रेट को कंट्रोल करता था, या इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, डिपेंड करता है आपने कैटलिस्ट किस लिए यूज किया। ठीक है, तो अभी जो हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कैटलिस्ट डाल दिया, क्या कैटलिस्ट आपके कंसेंट्रेशन को चेंज करता है? कंसेंट्रेशन तो जो है वही रहेगा। ठीक, तो कैटलिस्ट आपके इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करेगा। हाँ, कैटलिस्ट आपके रेट को चेंज कर सकता है। टाइम, रेट मतलब टाइम, टाइम को चेंज कर सकता है ना। कोई चीज 1 घंटे में हो रही है, वो 10 मिनट में हो जाएगी, वो तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम की स्टेट को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, आगे ये सारी चीजें क्लियर होंगी आपको। लिखिएगा, अ कैटलिस्ट कैन alter the rate of approach of equilibrium। भाई मान लीजिए आपका 15 मिनट्स में इक्विलिब्रियम आ रहा था, आपने रिएक्शन स्टार्ट की, ए बी से शुरू किया था, सी डी बनने शुरू हुए, थोड़ी देर के बाद फिक्स हो गया। अब आपने उसमें कैटलिस्ट डाला, तो पहले वाले केस में लेट से 15 मिनट में हुआ था, आपने कैटलिस्ट डाला, वो 1 मिनट में आ गया। तो टाइम तो आपका चेंज हो सकता है, उसका रेट इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, a catalyst can alter the rate of approach of equilibrium but does not change the state of equilibrium। इसका मतलब जो कंसेंट्रेशन है उसका रेशियो जो है वो एग्जैक्टली सेम होगा। ठीक है, हाँ, तो आप ये भी लिख सकते हैं, concentration of reactants and products at equilibrium are same with or without catalyst। बात समझ में आ रही? कैटलिस्ट यूज करें या ना करें, तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। हाँ, और कुछ फैक्टर्स अगर हम चेंज करेंगे, जैसे टेम्परेचर चेंज किया, या प्रेशर चेंज किया, या वॉल्यूम चेंज किया, या कंसंट्रेशन चेंज कर दिया, तो इन पे इफेक्ट पड़ेगा इक्विलिब्रियम स्टेट पे। कैसे पड़ेगा अभी जनरल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये एक प्रिंसिपल हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, और ले शैटलियर प्रिंसिपल इसे कहते हैं। आगे जाके पहले बेसिक्स पढ़ लें, फिर आगे जाके उसको समझना जरूरी है। ठीक है, तो आज यहां पर कंप्लीट करते हैं। इन जो टर्म्स आपको बनाए, इनको समझने की कोशिश कीजिए। कोई डाउट हो तो बिल्कुल मुझे मैसेज कीजिए। और क्या है ये के इक्विलिब्रियम, 2 या 3 बार इसको रिपीट कीजिए, पढ़िए, और ये बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।